हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होकर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रेलवे ग्रुप डी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस, जो कि आपके 2026 यानी कि 2026 में 3 अगस्त के जो एग्ज़ाम होने वाला है साथियों, उसमें यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। साथियों, पूरा प्रश्न यहीं से पूछा जाएगा, बात को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में वे सारे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके पिछले साल ग्रुप डी के एग्ज़ाम में बार बार प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा साथियों। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरे 25 अंक के प्रश्न आपके साइंस से पूछे जाते हैं साथियों। 25 अंक बहुत ही मायने रखता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपको जो बहुत ही सहायता मिलेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। जंतुओं में, साथियों ध्यान से देखिएगा, जंतुओं में जो है अनाक्षी श्वसन होने पर साथियों अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है। तो जंतुओं में साथियों अनाक्षी श्वसन होने पर साथियों जो है अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लैक्टिक अम्ल बनता है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया साथियों, लैक्टिक अम्ल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से साथियों गिरते पिंड का जो है स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदलती है। तो स्वतंत्र रूप से साथियों गिरते पिंड का जो स्थितिज ऊर्जा जो है यह बदलता है साथियों गतिज ऊर्जा में। किस रूप में बदलता है साथियों, तो गतिज ऊर्जा में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, अगला प्रश्न हो जाएगा कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं होती है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए कौन सी विधि प्रभावी नहीं होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि नमी के संपर्क में आना। यह जो है धातुओं को संरक्षण से बचाने के लिए जो है यह कौन सी विधि प्रभावी नहीं होती है। तो नमी के संपर्क में आना यह जो प्रभावी नहीं होती है। अगर धातुओं को संक्षारण से बचाना है तो हमें नमी के जो है संपर्क में नहीं आना देना चाहिए धातुओं को। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। प्रश्नों को समझने की कोशिश करिएगा। साथ ही साथ साथियों नमी और जो ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से धातुओं का संक्षारण यानी कि जंग लगना बहुत तेज हो जाता है। इसे भी याद रख लीजिएगा साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा यौगिक एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि इथेन है साथियों। कौन सा है, इथेन आपका ऑप्शन नंबर जो है याद रख लीजिएगा। इथेन आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और याद रख लीजिएगा साथियों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो है कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक बंध यानी कि सिंगल बंध पाया जाता है, याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु की उपस्थिति में किस लौ के साथ जलते हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जलते हैं नीली रोशनी के साथ। याद रख लीजिएगा किस रोशनी के साथ साथियों, नीली रोशनी के साथ। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। और साथियों याद रखिएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन में बिना धुएं के जो है स्वच्छ नीली जो है लौ के साथ जलती है। इसे आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्पायरो गायरा में साथियों अलैंगिक जनन की साथियों मुख्य संभावित विधि कौन सी होती है। आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि विखंडन होता है साथियों। कौन सा होता है, विखंडन। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, विखंडन। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों। विखंडन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। कुछ जो है कुछ सरीसृपों के साथ निषेचित अंडों में लिंग निर्धारण का जो है मुख्य कारण क्या होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इसका जो है लिंग निर्धारण का मुख्य कारक साथियों मुख्य कारक जो है तापमान होता है। तो याद रख लीजिएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए साथियों ऑप्शन नंबर का बी, तापमान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। क्या अगला प्रश्न कि स्पर्श
करने पर साथियों छुई मुई की जो है पत्तियां किस कारण से अचानक मुरझा जाती हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है मुरझा जाती हैं पानी के अंतर के कारण। साथियों पानी के अंतर के कारण मुरझा जाती हैं, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया पानी के अंतर के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों, छुई मुई के पत्तों को जो है साथियों छूने पर उसकी कोशिकाओं में पानी का दबाव यानी कि प्रेशर जो है बदल जाता है। इसके कारण साथियों वह जो है सिकुड़ जाती हैं और साथियों पत्तियों से पानी के वाष्प रूप में साथियों उड़ने की क्रिया को जो है साथियों वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। इस प्रकार से आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा कि जिंक और कॉपर में जो है जिंक और कॉपर में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से जो है अधिक सक्रिय होता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, जिंक और कॉपर में से कौन सा ऐसा रासायनिक तत्व है जो अत्यधिक सक्रिय होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जिंक होता है। साथियों जिंक जो है अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट के जो है विलयन से कॉपर को जो है आसानी से हटा देता है। कम क्रियाशील होने के कारण साथियों कॉपर धातु कभी भी जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को नहीं हटा पाता है। इस प्रकार से साथियों आपका जिंक ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में साथियों ध्यान से देखिएगा, यहीं से साइंस के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। परमाणु के नाभिक में साथियों मौजूद परमाणु संख्या किसके बराबर मानी जाती है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, परमाणु के नाभिक में मौजूद परमाणु संख्या जो है यह मानी जाती है साथियों प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर मानी जाती है। ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, किसी भी तत्व की परमाणु संख्या यानी कि जेड उसके नाभिक में साथियों उपस्थित प्रोटॉन की संख्या यानी कि पी के बराबर होती है। साथियों उदासीन परमाणु में साथियों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, लेकिन आवेश आने पर साथियों इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं। तो इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा कि वित्तीय लूप। साथियों यहाँ पर वित्तीय लूप के कारण साथियों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि धारा और त्रिज्या पर निर्भर करता है। साथियों यहाँ पर वित्तीय लूप के कारण साथियों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? तो याद रख लीजिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर का ए यानी कि धारा और त्रिज्या पर। धारा व त्रिज्या आपका ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, धारा व त्रिज्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर साथियों ये भी याद रखिएगा कि वित्तीय लूप का जो है चुंबकीय क्षेत्र उसमें प्रवाहित विद्युत धारा को उसकी त्रिज्या की लंबाई पर निर्भर करता है। याद रखिएगा साथियों यहाँ पर। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि कई सारे वृत्तीय लूपों को जो है मिलाने पर सोलेनॉइड बनता है जो छड़ चुंबक की तरह कार्य करता है। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। इसका पूरा जो विस्तृत उत्तर कुंजी के साथ साथियों इसका पीडीएफ में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो वहाँ पर साथियों एकदम फ्री में आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है जितनी भी क्लासेस होती हैं। तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए साथियों, वहाँ से आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर से करिएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हवा के माध्यम में साथियों उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे किस प्रकृति की होती हैं? तो देखिएगा हवा के माध्यम में उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगे जो है साथियों किस प्रकृति की होती हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। साथियों अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। अनुदैर्घ्य तरंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों अनुदैर्घ्य तरंगों में साथियों माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर यानी कि आगे पीछे गति करते हैं। साथियों अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण जो है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत यानी कि ऊपर नीचे गति करते हैं। याद रख लीजिएगा अनुप्रस्थ में साथियों ऊपर नीचे और अनुदैर्घ्य में आगे पीछे। इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? अगला प्रश्न हो जाएगा कि यहाँ पर समान समय अंतराल में साथियों समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने वाले पिंड की गति क्या है?
तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर एक समान गति होती है। याद रख लीजिएगा, एक समान गति होती है साथियों। अगर कोई भी समान समय पर मतलब कोई भी पिंड जो है साथियों, अगर समान समय अंतराल में साथियों समान दूरी तय करने वाले पिंड की गतिज ऊर्जा भी क्या होगी साथियों, एक समान ही होगी। यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा साथियों, जब कोई पिंड जो है बराबर समय में बराबर दूरी तय करती है तो उसका वेग नियत रहता है, और वेग नियत होने के कारण इस गति में जो है साथियों त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन का जो है मान हमेशा शून्य होता है। तो इस प्रकार से याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रहा हूँ वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको जो है हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा साथियों। अगला प्रश्न हो जाएगा कि उम्र बढ़ने के साथ आंखों की समंजन क्षमता जो है घटने का दोष क्या कहलाता है। तो याद रख लीजिएगा, उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की समंजन क्षमता, याद रख लीजिएगा, समंजन क्षमता घटने का दोष क्या कहलाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि जरा दृष्टि दोष। साथियों यहाँ पर जरा दृष्टि दोष दिया गया, ऑप्शन नंबर डी पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। और साथियों याद रख लीजिएगा, जरा दृष्टि दोष जो है बुढ़ापे में सिलियरी मांसपेशियों के कमजोर होने से होता है, जिससे साथियों समंजस क्षमता घटती है तो जरा दृष्टि दोष होता है। तो ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ ये भी याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पर अम्बिदुकता दोष में साथियों व्यक्ति क्षैतिज और साथियों ऊर्ध्वाधर रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। ये भी याद रख लीजिएगा। अम्बिदुकमता के मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, इसका जो मैं आपकी बात कर रहा हूँ। अम्बिदुकता ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। साथियों चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि हैबर विधि से साथियों, हैबर विधि से साथियों याद रख लीजिएगा, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसमें जो है लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। लौह चूर्ण आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है। लौह चूर्ण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, ध्यान से देखिएगा। लेंस के साथियों, लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश किरणें में क्या होती है। तो ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली प्रकाश किरण में साथियों याद रख लीजिएगा क्या होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जल की शुद्धता को मापने के लिए मुख्य रूप से किस टेस्ट का जो उपयोग करते हैं। तो जल की शुद्धता मापने के लिए साथियों याद रख लीजिएगा किस टेस्ट का उपयोग करते हैं। तो बीओडी टेस्ट करते हैं साथियों, बीओडी टेस्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बीओडी का फुल फॉर्म यानी कि पूरा नाम जो पूछा जा सकता है तो याद रख लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। साथियों बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायो साथियों याद रख लीजिएगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ पर बीओडी का जो है फुल फॉर्म होता है। तो ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रख लीजिएगा। और याद रखिएगा साथियों साथ ही साथ कि बीएमडी का जो पूरा नाम भी याद रख लीजिएगा, बीएमडी, जो कि आपका नीचे ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, जो कि नीचे आपका इसका भी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा साथियों। फुल फॉर्म जो है फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा साथियों, बीएमडी का पूरा नाम यहाँ पर बोन मिनरल डेंसिटी साथियों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा साथियों। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों, गोली चलाने पर साथियों बंदूक का पीछे हटना न्यूटन के किस नियम पर आधारित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यह जो है न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। याद रख लीजिएगा,
न्यूटन का तृतीय नियम। और ये भी याद रखिएगा साथियों, न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है? न्यूटन के साथियों तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में साथियों प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है। याद रखिएगा साथियों, बंदूक के पीछे हटने का यह जो है सिद्धांत संवेग संरक्षण का भी पालन करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों संयोजी ऊतक में साथियों कोशिकाओं की स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष कैसी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि एक दूसरे से बहुत दूर होती है। साथियों याद रख लीजिएगा, एक दूसरे साथियों बहुत दूर होती है। तो ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया एक दूसरे से बहुत दूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि व्यावसायिक शहर जो है व्यावसायिक शहर उत्पादन हेतु साथियों मधुमक्खी रखने के स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ऑप्शन नंबर के सी पर दिया गया है एपियरी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं? एपियरी कहते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोशिकाओं में ऊर्जा मुद्रा एटीपी का निर्माण किस कोशिकांग में होता है? तो याद रख लीजिएगा, कोशिकाओं में ऊर्जा मुद्रा एटीपी का जो निर्माण यह साथियों होता है आपका ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में। साथियों सभी को मालूम होगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। साथ ही साथ याद रख लीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को साथियों कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, क्योंकि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा बनाता है। साथियों एटीपी का पूरा नाम भी याद रख लीजिएगा साथियों, एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, यानी कि पूरा नाम होता है, जिससे हम लोग कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न क्या हो जाएगा हमारा? ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों पौधों के तनों और साथियों जड़ों की प्राथमिक लंबाई बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो इसको बढ़ाने के लिए साथियों याद रख लीजिएगा कौन जिम्मेदार है? तो शीर्षस्थ याद रख लीजिएगा, शीर्षस्थ विभाज्योतक जो है जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा साथियों। या जो है ये भी याद रखिएगा साथियों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय समांगी मिश्रण का जो है सही उदाहरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है इस टाइम। साथियों याद रख लीजिएगा क्या है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय समांगी मिश्रण का जो है सही उदाहरण है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वायु। ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है वायु, यह जो है एक गैसीय समांगी मिश्रण का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। वायु आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा साथियों समांगी मिश्रण में सभी अवयव पूर्णतः समान रूप से घुले होते हैं और उन्हें अलग नहीं देखा जा सकता, इसे हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं। तो साथियों इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर का बी वायु जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी में साथियों रेत लोहा और तेल जल का जो है मिश्रण विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है साथियों। मिट्टी रेत लोहा ये भी याद रख लीजिएगा साथियों। गैस मतलब कि गैसों में तो साथियों कई सारे गैस एक में मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है विषमांगी की बात की जाए तो यहाँ पर मिट्टी और रेत को अलग किया जा सकता है, और जैसे कि रेत लोहा को भी अलग किया जा सकता है और तेल और जल हैं तो उसे भी अलग किया जा सकता है, यानी कि यह जो है तेल और जल का जो मिश्रण यह विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु की जो है क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? तो ग्रेफाइट में साथियों प्रत्येक कार्बन परमाणु की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पट्टकोणीय होती है। याद रख लीजिएगा साथियों पट्टकोणीय आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला और लास्ट प्रश्न देखते हैं साथियों, ध्यान से देखिएगा। क्या है प्रश्न कि वृषण उदर गुहिका के बाहर
स्क्रोटम में क्यों स्थित होते हैं? तो याद रख लीजिएगा साथियों, इसका मुख्य कारण क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि तापमान 2 से 3 डिग्री कम रखने। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है, तापमान 2 से 3 डिग्री कम रखने के कारण। याद रख लीजिएगा क्यों स्थित होते हैं, तो तापमान जो है 2 से 3 डिग्री कम रखने के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, साथ ही साथ ये याद रखिएगा साथियों, शुक्राणुओं के स्वस्थ निर्माण के लिए साथियों शरीर के सामान्य तापमान से कम तापमान की आवश्यकता होती है। इसके कारण साथियों भ्रूण अवस्था में साथियों वृषण पेट के अंदर होते ही है, परंतु जन्म से ठीक पहले वे बाहर आ जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर का जो है डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा साथियों। यह जो आपके 25 प्रश्न आपके एग्जाम में ठीक ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें से आपके लगभग 10 प्रश्न मतलब कि किसी न किसी शिफ्ट में 10 प्रश्न, किसी शिफ्ट में 7 प्रश्न, किसी शिफ्ट में मतलब 15 प्रश्न भी इसी वीडियो से पूछे जा सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण बार बार पूछे गए, बार बार रिपीटेड प्रश्न हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों कि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ पढ़ाऊं या फिर डायरेक्टली मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उसका राइट आंसर बता के आगे बढ़ता रहूं। आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा साथियों। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद।